हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज सीडीपी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और ये पेशे से क्या थे, एक जंतु वैज्ञानिक थे, यानी जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये जंतुओं पर रिसर्च करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने भतीजे और अपनी खुद की बच्ची पर रिसर्च किया और उसके बाद उन्होंने क्या दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक, जैसे वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, या कोई भी कहे तो विकास होता है, वो उसके सामाजिक अंतःक्रिया के साथ होता है। जबकि पियाजे कहते हैं कि बच्चा खुद एक नन्हा वैज्ञानिक होता है और वो अपने अंदर ही अलग अलग तरीके की चीजें सोचता रहता है और करते रहता है। ठीक है, यानी बच्चा क्या हुआ, एक नन्हा वैज्ञानिक हुआ, वो खुद से खोज करता है। ठीक है, ये कहना था पियाजे का। और पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के एक जंतु वैज्ञानिक थे। पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत हैं, उनको समझने से पहले जो इनकी कुछ प्रमुख शब्दावलियां थी, उनको जान लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि इन चीज़ों का बार बार रिपीट होगा, इन शब्दावलियों का बार बार रिपीट होगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्कीमा क्या है, या अनुकूलन क्या है, समावेशन क्या है, इस टाइप से भी हो जाता है क्वेश्चन में। तो इसलिए आप पहले प्रमुख शब्दावलियों को जान लें, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई बच्चों की। पहला क्या कहा इन्होंने, इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदी पेशी गामक अवस्था, यानी बच्चे किससे सीखते हैं, अपने सेंसिटिव ऑर्गन से या इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। वो किस उम्र के बच्चे होते हैं, वो 0 से 2 साल तक के बच्चे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल के उम्र के बच्चे। ठीक, उनमें क्या होती है, अविलोमिता होती है, संरक्षण का अभाव होता है। ठीक है, वो छोटी छोटी गणितीय संकल्पनाओं को समझ पाते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या आता है, मूर्त। ठीक है, मूर्त अवस्था। मूर्त अवस्था कितने से कितने साल होती है, 7 से 11 वर्ष तक। ये जो टाइम पीरियड है, इसको भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष, उसमें बच्चा क्या सीख जाता है, वर्गीकरण करना, तुलना करना, ये सारी चीजें वो बच्चा सीख जाता है। ठीक, और 11 से ऊपर की जो अवस्था होती है वो अमूर्त होती है। उसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। बच्चा क्या करता है, परिकल्पना करने लगता है और वो क्या करता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, यानी आलोचनात्मक चिंतन करने लगता है, किसी चीज का निष्कर्ष निकालने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बच्चे की जो 4 अवस्थाएं बताई, इन चारों अवस्थाओं से भी प्रश्न आते हैं। तो पहले हम इनके जो टॉपिक हैं, जो इनकी कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं, उनको जान लेते हैं। पहला क्या कहता है, संक्रिया। संक्रिया का मतलब किसी चीज को तोड़ फोड़ देना और फिर बाद में उसको जोड़ करके फिर पहले के जैसे बना देना ही क्या होती है, संक्रिया। संक्रिया का एग्जाम्पल हम समझे तो किसी खिलौने से, जैसे बच्चा कोई खिलौना तोड़ फोड़ देता है और फिर बाद में उसको क्या करता है, व्यवस्थित करके एक अच्छे तरीके से बना देता है, वही क्या कहलाए, संक्रिया। तो इनका कहना था कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में। तो यानी बच्चा क्या करता है, अपने विचारों को अपने हिसाब से तोड़ फोड़ करता है, अपने हिसाब से उसको व्यवस्थित करता है और अपने हिसाब से उसे प्रयोग करता है। ठीक, ये कहना था पियाजे साहब का। संक्रिया, संक्रिया का मतलब कि किसी वस्तु को तोड़ फोड़ के फिर पहले के जैसा बना देना। ठीक है, किसी वस्तु को तोड़कर पुनः तोड़ दिया, फिर उसको क्या किया, पुनः जोड़कर नए जैसे बना देना, या पुनः जोड़कर पुराने जैसा ही बना देना, यानी जैसे था खिलौना वैसे ही उसने क्या किया, बना दिया, वही क्या कहलाई, संक्रिया कहलाई। ठीक है, किसी वस्तु को तोड़कर पुनः जोड़कर पुराने जैसा व्यवस्थित कर देना या बना देना, बना देना, ये क्या कहलाया, ऑपरेशन ऑफ संक्रिया। ठीक है, दूसरा कहते हैं स्कीमा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। स्कीमा हुआ, संगठन हुआ, अनुकूलन हुआ। मैं आपको बहुत ज्यादा टर्म नहीं दिए ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो, कुछ ही इंपॉर्टेंट टर्म दिए। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, अपनी जो उसको सूचनाएं मिलती है, मान लीजिए किसी भी चीज से उसको सूचना मिली, ठीक है, उन सूचनाओं को छोटे छोटे खंड, जिन्हें वो अपनी जानकारी को सुव्यवस्थित या क्रमिक ढंग से रखने के लिए बनाता है।
ठीक, यानी बच्चा क्या कर रहा है, अपनी जो उसकी जानकारी है यानी उसके नॉलेज में कोई भी चीज़ आई, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ, उसके नॉलेज में कोई भी चीज़ आई उसको वो क्या करता है, संगठित करता है या व्यवस्थित करता है। ठीक है, सुव्यवस्थित या क्रमिक ढंग से रखने के लिए वो क्या बनाता है, स्कीमा बनाता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को किसी भी चीज़ के, जैसे कल उसको मार्केट जाना है, ठीक, तो उसके लिए वो सूचनाएं एकत्रित कर रहा है कि भाई मेरे साथ कौन कौन जाएगा, मैं वहाँ जा करके क्या खिलौने खरीदूंगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसके सूचना का छोटा छोटा खंड हुआ, जिसे वो क्या कर रहा है, अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहा है, व्यवस्थित ढंग से या क्रमिक ढंग से रखने के लिए उसको बना रहा है। उसी को उसने क्या कहा गया है, स्कीमा कहा है पियाजे ने। ठीक है, संगठन, संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी ये क्या हुआ, जानकारी को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करना। जैसे कहा जाए कि जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है, जानकारी को व्यवस्थित करना। एक तरीके से स्कीमा को हम कहें शॉर्ट फॉर्म में आप समझ जाइए तो संग्रह गृह या सूचनाओं का संग्रह गृह, यानी ये अलग अलग तरीके की सूचनाओं को बच्चा क्या करता है, अपने अंदर संग्रह करता है, उसे ही स्कीमा कहा गया। ठीक, और ये क्या हुआ, संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना। जैसे मान लीजिए कहीं बारात आती है या फिर कहीं कोई फंक्शन रहता है, कोई नेता आने वाले हैं, तो हर चीज क्या होती है, वेल मेंटेन या ऑर्गेनाइज ढंग से ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, कि कुर्सियां आगे लगेंगी, टेंट ऐसे लगेगा, माइक यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो मेन गेस्ट होंगे वो फ्रंट सीट के पास बैठेंगे। ठीक, तो वो क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, एक व्यवस्थित क्रम हुआ। ठीक, तो वही क्या कहलाता है, संगठन, जानकारी को व्यवस्थित करना, जानकारी को व्यवस्थित करना। जैसे बच्चे के टर्म में देखें तो स्कूल जाने के लिए पर डे उसका तैयार होना, वो भी क्या हुआ, एक संगठन हुआ, है ना। जैसे स्कूल जाने के लिए पर डे तैयार होना, बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, रोज उठ रहा है, सुबह नहा रहा है, ब्रश कर रहा है। ठीक है, और उस ये सारी चीजें उसके लिए क्या हुई, संग्रह गृह हुई। उस सूचनाओं को अपने मन में, स्कीमा है उसके मन में। ठीक है, वो क्या कर रहा है, संग्रह कर रहा है सूचनाओं की, कि भाई मुझे कल सुबह उठना है, नहाना है, ब्रश करना है, यूनिफॉर्म पहनना है और लंच बॉक्स लेना है और कुछ ब्रेकफास्ट करके स्कूल निकल जाना है। ये क्या हुआ, उसका संग्रह गृह हुआ, और उसको वो व्यवस्थित कर रहा है, यानी अपनी जानकारी को क्या कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है, वो रूटीन में पर डे यूज कर रहा है, तो वो क्या हुआ, संगठन हुआ। ठीक है, जैसे स्कूल जाने के लिए तैयार होना, स्कूल जाने के लिए तैयार होना। ठीक, देखिए स्कीमा का मतलब संग्रह गृह, सूचना का, यानी सूचना का संग्रह गृह, अलग अलग प्रकार की सूचनाएं बच्चे के दिमाग में कलेक्ट हो रही हैं और उसके बारे में वो विचार कर रहा है, वो क्या हुआ, स्कीमा हुआ। एक छोटे से टर्म में हम कहें तो वो संग्रह गृह हुआ उसके दिमाग में। ठीक है, लेकिन संगठन का मतलब किसी जानकारी को अपने अकॉर्डिंग उसको व्यवस्थित करना, कि मुझे यही रूटीन फॉलो करना है, कल एग्जाम है, मुझे आज से ही पढ़ाई शुरू करनी है, 10 दिन तक ना मैं खेलने जाऊंगा ना मैं, तो वो क्या कर रहा है, अपनी जानकारी को क्या कर रहा है, एक व्यवस्थित ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वो क्या हुआ, संगठन हुआ। अगला टर्म जो है वो अनुकूलन। अनुकूलन मतलब किसी चीज के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट कर लेना, किसी भी माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। तो उसमें उन्होंने दो चीजों को रखा, एक था समावेशन, एक था समायोजन। समावेशन का मतलब पहले समझिए, समावेशन का मतलब पुराने ज्ञान के साथ साथ नए ज्ञान को भी जगह देना। पहले मैं लिख दे रही हूँ, उसके बाद आप समझिए। पुराने ज्ञान के साथ साथ, पुराने ज्ञान के साथ साथ नए ज्ञान को भी जगह देना। जैसे नए ज्ञान को भी, यानी बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के साथ साथ क्या कर रहा है, नए ज्ञान को भी एडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, नए ज्ञान को भी जगह देना, यानी सीख रहा है। जगह देने का मतलब बच्चा सीख रहा है। ठीक है, और इसमें देख लीजिएगा बस थोड़ी सी शब्द का अंतर है। पुराने, एक सेकेंड, नए ज्ञान सीखने के लिए पुराने ज्ञान का विरोध करना। नए ज्ञान, इसमें क्या होता है, नए ज्ञान को सीखने के लिए पुराने ज्ञान का विरोध करना। नए ज्ञान को
सीखने के लिए, नए ज्ञान को सीखने के लिए पुराने ज्ञान का विरोध करना। जैसे दोनों को आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए समावेशन में क्या कह रहा है, पुराने ज्ञान के साथ साथ नए ज्ञान को भी जगह देना। जैसे बच्चा देख रहा है कि आसमान में क्या उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, तो वो सोच रहा है अरे भाई चिड़िया के पंख है इसलिए वो आसमान में उड़ रही है, ठीक है। फिर वो कुछ दिन बाद देखता है कि अरे पतंग भी उड़ रहा है आसमान में, तो उसके कहने का मतलब ये हुआ कि पतंग भी आसमान में उड़ा, उसके तो पंख नहीं है लेकिन फिर भी वो उड़ रहा है। तो यानी क्या हुआ, उसके दिमाग में ये चीज़ें फिक्स हो गई कि पुराना ज्ञान उसका क्या था, चिड़िया का उड़ना, क्योंकि उसके पास पंख थे, और उसका नया ज्ञान क्या हुआ, पतंग भी उड़ रहा है क्योंकि उसके पास पंख नहीं है। तो यानी यहाँ कोई विरोध नहीं हो रहा है, यानी पुराने ज्ञान के साथ साथ क्या हो रहा है, बच्चा नए ज्ञान को भी जगह दे रहा है या नया ज्ञान भी सीख रहा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसने एक कुत्ते को देखा, वो देख रहा है कि भाई कुत्ता है, उसके पास 4 पैर है, वो चल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या पता चला कि भाई जानवर के 4 पैर होते हैं। कुछ दिन बाद उसने बिल्ली देखा तो उसने कहा अरे भाई इसके भी 4 पैर हैं, ठीक। तो यानी पुराना ज्ञान, उसने कुत्ते को देखा था 4 पैर, फिर उसने अपने पुराने ज्ञान के साथ साथ नए ज्ञान को भी जगह दी, बिल्ली को भी देखा उसके भी 4 पैर हैं, ठीक। मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, गाय को भी देखा उसके भी 4 पैर हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है, ये क्या हुआ, इसका समावेशन हो गया, यानी पुराने ज्ञान के साथ समाहित कर रहा है नए ज्ञान को भी, ठीक। और समायोजन का मतलब देखिए, पुराने ज्ञान का क्या करे, विरोध करे। जब नया ज्ञान सीख रहा हो तो वो पुराने ज्ञान का विरोध करे। जैसे उसने चिड़िया देखी, जैसे कौवा देखा उसने, तो क्या कहा कि भाई कौवा क्या है, काला है, ठीक है। कुछ दिन बाद वो कोयल को देखता है तो कहता है अरे ये भी क्या है, काली है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है, ठीक है, ठीक है। समायोजन क्या कहता है कि नए ज्ञान को सीखने के लिए पुराने ज्ञान का विरोध। यानी बच्चे ने क्या, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको कहा कि बच्चा कौवे को देख रहा है कि कौवा उड़ रहा है, ठीक है, वो भी काले रंग का है, फिर उसने देखा कि कोयल भी उड़ रही है, वो भी काले रंग की, लेकिन कौवा क्या कर रहा है, काव काव कर रहा है, और जबकि कोयल क्या बोल रही है, कू कू की आवाज़ कर रही है। यानी उसने कहा कि भाई दोनों काले हैं लेकिन दोनों में क्या है, आवाज़ का अंतर है। तो उस क्या हो गया, उसके जो पुराना ज्ञान था, जो उसने कौवे को देखा था रंग के आधार पे और कोयल को भी देखा था रंग के आधार पे, तो आवाज के आधार पे क्या हो गया, उसका विरोधाभास हो गया। यानी विरोध कर रहा है कि भाई नहीं, हर एक चीज जो काली होती है वो कौवा ही नहीं होता, या हर एक चीज जो काली हो सकती है, चिड़िया, वो उसकी आवाज़ मधुर ही नहीं हो सकती या उसकी आवाज़ कड़वी ही नहीं हो सकती। तो क्या हुआ, यहाँ पे उसके पुराने ज्ञान का विरोध हो गया नए ज्ञान को सीखने के लिए, ठीक। तो उसको इन्होंने क्या कहा, समायोजन, ठीक। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अभी मैंने कुत्ते और बिल्ली का आपको लिया, उसने कुत्ते को देखा, भाई कुत्ते को भी 4 पैर है, बिल्ली को भी 4 पैर है, तो वहाँ उसका क्या हो गया, समावेशन हो गया कि ठीक है भाई जानवर के 4 पैर होते हैं, 4 पैर वाले जानवर होते हैं, उसने अपने दिमाग में समावेश कर लिया, ठीक है। उसके बाद समायोजन के चीज में उसी एग्जाम्पल को आप देखिए, वो कहता है कि कुछ दिन देखता है कि भाई कुत्ता 4 पैर से दौड़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, भो भो की आवाज निकाल रहा है, ठीक। उसका जो आवाज है वो भो भो की आवाज निकाल रहा है, और बिल्ली की दिख रहा है क्या कि वो म्याऊ म्याऊ की आवाज निकाल रही है। तो यानी उसके दिमाग में ये चीजें बैठ गई कि 4 पैर वाले जानवर तो होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में क्या हो गया, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान में, नए ज्ञान जब उसने सीखा तो उसके पुराने ज्ञान का क्या हो गया, विरोध हो गया, क्योंकि वो कहता है कि जो कुत्ते की आवाज होती है वो अलग होती है बिल्ली की आवाज से, बिल्ली की आवाज भी अलग है क्योंकि वो म्याऊ म्याऊ कर रही है, और कुत्ते की आवाज अलग है, ठीक। यानी वाणी के आधार पे क्या हो गया, पुराने ज्ञान का विरोध हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका, आई होप आपको समावेशन समायोजन ये चीजों में अंतर पता चल गया होगा। मैं एग्जाम्पल वैसे लिख दे रही हूँ उदाहरण के लिए। पहला उदाहरण देखिएगा, चिड़िया आसमान में उड़ती है और पतंग भी, क्योंकि बच्चा पहले देख रहा है कि चिड़िया आसमान में उड़ रही है, कुछ दिन बाद क्या देखता है कि पतंग भी उड़ रहा है। तो यानी वो अपने पुराने ज्ञान के साथ क्या दे रहा है, नए ज्ञान को भी जगह दे रहा है। चिड़िया आसमान में उड़ती है और पतंग भी, पतंग भी उड़ता है,
ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, वो क्या देखता है कि जानवरों के 4 पैर होते हैं, यानी कुत्ते के 4 पैर हैं। पहले वो कुत्ते को देख रहा है, फिर कुछ दिन बाद क्या देख रहा है कि बिल्ली को देख रहा है, तो बिल्ली के भी क्या है 4 पैर हैं। ठीक है, यानी वो अपने ज्ञान में दोनों को जगह दे रहा है, बिल्ली के भी 4 पैर हैं। अब देखिए ये तो हो गया समावेशन, उसने अपने अंदर समावेश कर लिया। समायोजन नए ज्ञान को सीखने के लिए पुराने ज्ञान का विरोध कर रहा है, तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा, कौवा काला है, कौवा काला है और कोयल भी, कोयल भी क्या है, कोयल भी काली है। पर दोनों की वाणी में क्या है, अंतर है। पर दोनों की वाणी के आधार पर, वाणी के आधार पर बच्चा क्या कर रहा है, दोनों में भेद कर पा रहा है। ठीक है, वाणी के आधार पर पूर्व ज्ञान का क्या हुआ, विरोधाभास हो गया। ठीक है, पूर्व ज्ञान का विरोध। सेम वैसे ही कुत्ते और बिल्ली के भी वाणी के आधार पर पूर्व ज्ञान का क्या हो गया, विरोध। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल इसके भी हो गए कि कौवा काला है और कोयल भी काली है, बच्चे ने देखा, पर दोनों के वाणी में क्या है, अंतर है। तो वाणी के आधार पर पूर्व ज्ञान का क्या कर रहा है बच्चा, विरोध कर रहा है कि नहीं, हर काली चीज की आवाज मीठी नहीं होती और या हर काली चीज की आवाज कड़वी नहीं होती, यानी हर काली चीज को कौवा नहीं होगा या हर काली चीज कोयल नहीं होगी, मतलब हर काली पंछी। ठीक है, वैसे ही कुत्ते और बिल्ली के केस में भी। अब बात करते हैं हम इनके जो 4 अवस्थाएं इन्होंने दिया है उसके बारे में। फिर से इस चीज को समझ जाइए, संक्रिया का मतलब किसी वस्तु को तोड़कर फिर पुनः जोड़कर पुराने जैसा बना देना। ठीक, यानी विचारों को तोड़ फोड़ हो रहा है यहाँ पे, समझिएगा इस चीज को। स्कीमा का मतलब संग्रह गृह, बच्चा क्या कर रहा है, अलग अलग सूचनाओं को अपने अंदर क्या कर रहा है, अपने विचारों में संग्रहित कर रहा है। ठीक, या व्यवस्थित कर रहा है। और संगठन का मतलब उस चीज को व्यवस्थित करके अपने प्रयोग में लाना। ठीक है, जैसे स्कूल जाने के लिए तैयार होना। और अनुकूलन में समावेशन, पुराने ज्ञान के साथ साथ नए ज्ञान को भी जगह देना, और जब नए ज्ञान को सीखने के लिए पुराने ज्ञान का विरोध होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका समायोजन। अब बात करते हैं इनकी चारों अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, जीन पियाजे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण। ठीक है, पियाजे क्या कहते हैं, उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण थे। पहला जो था वो संवेदीय पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, वो कितने से कितने वर्ष था, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें ये क्या कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो किससे सीखते हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। संवेदी जो आर्गन होते हैं, सेंसिटिव आर्गन, उनके द्वारा वो सीखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ठीक है, ये जो उम्र सीमा होती है ये पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान में रखे रहिएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ठीक है, और जो ये अमूर्त है वो क्या होती है, 11 वर्ष से ऊपर तक के बच्चों, मतलब ऊपर में 18 वर्ष कहा जाए या 15 वर्ष। ठीक है, 11 वर्ष से ऊपर, डायरेक्ट मैं इसको ये लिख दे रही हूँ, 11 वर्ष से लेकर उसके ऊपर तक। ठीक है, ये हुआ अमूर्त। अब हम बात करेंगे संवेदी पेशी अवस्था की। इसमें बच्चा क्या सीखता है, इंद्रियों के द्वारा सीखना। ठीक, पहला क्या हो जाएगा, यानी अपने हाथों के द्वारा वो क्या करता है, छोटे छोटे खिलौनों को पकड़ता है, फिर 2 उंगलियों से ही पकड़ने लगता है। ठीक, तो इंद्रियों के द्वारा सीखना। उसके बाद क्या हो गया, मूल प्रवृत्तियां उसकी, जैसे मूल प्रवृत्तियों में क्या आ गया, रोना, हंसना, वो तो उसको सिखाना नहीं पड़ता है, वो तो बच्चा जन्मजात सीखता है ना, सीख के आया रहता है। मूल प्रवृत्तियां जैसे रोना, हंसना, क्योंकि जब वो रोएगा तभी पता चलेगा कि भाई उसको भूख लगी है या फिर उसको लेटे लेटे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो रोना, हंसना, ये सब क्या हो गई, मूल प्रवृत्तियां हो गई। अगला क्या कहता है कि बच्चा अनुकरण करता है।
अनुकरण के द्वारा सीखता है, यानी जो घर में बड़े लोग बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं तो धीरे धीरे बच्चे में भी क्या होती है, अनुकरण की आदत होती है। वो देखता है कि भाई बड़े लोग अच्छा काम कर रहे हैं या फिर जैसे बोल रहे हैं वो उनकी बोलने की कॉपी करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हुई, अनुकरण करना। ठीक, इंद्रियों के द्वारा सीखना, मूल प्रवृत्तियां उसकी जो है रोना हंसना, और तीसरा क्या हो गया, अनुकरण के द्वारा सीखना। चौथा कहता है वस्तु का स्थायित्व। इस अवस्था में, इस उम्र के बच्चों में वस्तु का स्थायित्व हो जाता है, यानी वो ये चीजें समझ जाते हैं कि ये मेरे घर के मेंबर है, यानी ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे घर में ये इस जगह पे कुर्सी रखी है, ये टेबल है, यानी उस बच्चे का क्या होता है, वो उन वस्तुओं के बारे में उसके दिमाग में स्थायी चित्रण हो जाता है। ठीक है, अगला कहते हैं मानसिक निरूपण, यानी वो उसका जो मेंटल लेवल है वो भी धीरे धीरे विकसित होता है। ठीक है, इस अवस्था में यानी 0 से 2 वर्ष के बच्चे में ये चेंजेस आते हैं, ऐसा कहा था जीन पियाजे ने। यही 5 चीजों को आप ध्यान में रखे रहिएगा। इंद्रियों के द्वारा सीखना है, यानी बच्चा खिलौनों को हाथों से पकड़ता है, फिर उसकी जो मूल प्रवृत्तियां होती है जैसे रोना हंसना, ये चीजें सिखानी नहीं पड़ती। अगला कहता है कि अनुकरण, बच्चा अनुकरण करता है, घर में जैसे जो लोग करते हैं उनकी कॉपी करता है। नेक्स्ट, वस्तु का स्थायित्व, यानी वो घर में जान जाता है कि ये मेरा चप्पल है, या ये मेरे पापा का चप्पल है, ये इनका कपड़ा है, ये चीज़ें उसके दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, मानसिक निरूपण धीरे धीरे उसका मेंटल लेवल भी डेवलप करता है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चे में, देखिए, अविलोम्यता। अभी मैं बता रही हूँ इसका मतलब क्या होता है। अविलोम्यता, संरक्षण का अभाव। ठीक है, यानी बच्चा अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, संरक्षण का अभाव। अगला क्या हो गया, जीववाद। जीववाद, और लास्ट है गिनती वर्णमाला क्रम, यानी इस उम्र में बच्चा के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। गिनती यानी वो 1 2 सीख लेगा, वर्णमाला सीख लेगा, ABCD हो चाहे आपका क ख ग हो, यानी अल्फाबेट कुछ भी। ठीक है, वर्णमाला, और क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, जैसे इसके बाद ये आएगा, 1 के बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 के बाद 4। ठीक है, ये चीजें वो जान जाएगा। अब देखिए अविलोम्यता, यानी अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं 2 + 3, या समझ लीजिए 5 + 2, बच्चे को आप सिखा रहे हैं 5 + 3 ले लीजिए, 5 + 3 सिखा रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 5 आम है और 3 आम है तो दोनों को मिला करके क्या हो गए, 8 आम हो गए। ठीक, तो अब बच्चा कहेगा कि अच्छा 8 आम हो गए तो बाकी के 5 और 3 कहाँ गए। ठीक, यानी उसको ये चीजों को ये पूछेगा कि 5 और 3 कहाँ गए, यानी यही क्या कहलाया, अविलोम्यता। 5 और 3 कहाँ गए, उसको लगा है कि 8 तो नया बन गया, 8 आम तो नए आ गए, बाकी 5 और जो 3 आम थे वो कहाँ गए, यानी ये चीजें उसको नहीं समझ में आएगी, तो वही क्या कहलाती है, अविलोम्यता। फिर क्या कह रहा है, संरक्षण का अभाव, यानी वो इनसिक्योर फील करता है। अगला कहता है जीववाद। जीववाद का मतलब जैसे बच्चे के पास जो भी खिलौने हैं वो ये चीजें समझता है कि हमारे साथ जैसे हम बोल रहे हैं कर रहे हैं वैसे ही इनमें भी क्या है, जीवन है, यानी ये भी क्या है, सजीव है। ठीक है, तो वही कहता है जीववाद, यानी अहम केंद्रित भाषा। बच्चा कोई भी खिलौना खेलता है तो वो क्या कर रहा है, उसके साथ साथ वो खुद से बातें कर रहा है कि भाई आज मेरा ना रोबोट तुमसे तेज चलेगा, या आज मैं इस रोबोट को नया बनाऊंगा, एरोप्लेन से उड़ जाऊंगा। वो क्या कर रहा है, खुद से बात कर रहा है, तो वो क्या हुई, अहम केंद्रित भाषा। बच्चा क्या सोच रहा है कि हमारी तरह भी ये जो खिलौने हैं मेरे, वो भी सजीव हैं, वो भी एक्टिव हैं। ठीक, वही क्या कहलाता है, जीववाद, यानी जीवन है वस्तुओं में भी, यही होता है जीववाद का मतलब। फिर 2 से 7 साल के बच्चे में और क्या क्या परिवर्तन आएंगे, बच्चा क्या क्या सीख लेगा भाई, गिनती सीख लेगा, वर्णमाला सीख लेगा, और क्रम में व्यवस्थित करना किसी चीज को सीख जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। वो कब से कब तक होता है, 7 से 11 वर्ष तक होता है। ठीक, अब उसमें क्या क्या हो जाएगा, उसमें क्या
चेंजेस हो जाएंगे। उसमें आ जाएगी विलोमीयता, विलोमीयता, अविलोमीयता और विलोमीयता में आई थिंक आपको अंतर पता चल गया होगा। संरक्षण, ठीक है। इसमें मूर्त चिंतन आएगा, यानी बच्चा जिस चीज को देखा रहेगा सिर्फ उसी के बारे में हाइपोथेसिस कर सकेगा, उसी के बारे में वो सोच सकेगा 7 से 11 वर्ष तक में। ये देखिए अविलोमीयता का मतलब बच्चा सोच रहा है कि 5 और ये 3 कहाँ गए, लेकिन विलोमीयता में क्या हो जाएगा, उसका ज्ञान अस्थायी हो जाएगा कि यही 5 और 3 मिलकर के टोटल नंबर हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास 8 आम है, या हम 5 टॉफी लिए हैं और 2 और टॉफी मिला दिए तो उसमें क्या हो गई, वो 7 टॉफियाँ हो गई। तो यानी हमने 5 जो नंबर था उसी के साथ 2 और को मिला रहे हैं, ये टोटल को दिखा रहे हैं। ये क्या हो गया, विलोमीयता, यानी यहाँ पे बच्चे का ज्ञान क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए संरक्षण का अभाव था और यहाँ क्या हो जाएगा, बच्चा खुद को एकदम सिक्योर फील करेगा कि भाई हम यहाँ जा सकते हैं, इस दुकान पे जा सकते हैं, हम ये सामान लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ उसको संरक्षण एकदम मतलब लगेगा कि हाँ मैं एकदम क्या है हूँ, सिक्योर हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है इसमें, गणितीय संक्रियाएं। देखिए क्रम सीख जाएगा बच्चा, वहां पे भी क्रम सीख रहा है लेकिन यहाँ क्रम श्रृंखला सीख रहा है। यानी जैसे आपने इवन ऑड नंबर सिखा दिया बच्चे को कि भाई इवन में क्या आ जाएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, फिर ऑड हो गया तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे वो बच्चा क्या सीख रहा है, क्रम और श्रृंखला सीख रहा है। यहाँ जो क्रम सीख रहा था तो यहाँ वो क्या सीख रहा था कि 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, जैसे ए के बाद हम बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, यहाँ ये चीजें क्रम सीख रहा था। लेकिन यहाँ क्या बच्चा सीख रहा है, उससे थोड़ा सा ब्रॉड लेवल सीख रहा है, इवन और ऑड। ठीक है, ये क्रम श्रृंखला बच्चे के अंदर ये चीजें को गुण आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, गणितीय संक्रियाएं सीखेगा बच्चा। गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाओं का मतलब जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, 4 वाला, 4 डिजिट वाला, डिवाइड। ठीक है, इन सब चीजों को वो बच्चा सीखेगा 7 से 11 वर्ष की उम्र में। ठीक है, उसके बाद क्या सीखेगा, वो वर्गीकरण और अंतर करना सीख जाएगा। यानी किसी चीज को, जैसे सजीव है तो सजीव को सजीव में रखेंगे और निर्जीव है तो निर्जीव में रखेंगे। तो यानी कहने का मतलब वो बच्चा क्या सीख जाएगा, वर्गीकरण और अंतर करना सीख जाएगा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। और ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था अमूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें अमूर्त मतलब जिन चीजों को वो ना देखा हो उसके बारे में भी वो क्या कर लेगा, हाइपोथेसिस कर सकता है या परिकल्पना बना सकता है। इस अवस्था में क्या हो सकती है, अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब मुक्त अंत वाले प्रश्न, यानी बच्चा एक से ज्यादा प्रश्नों के मतलब एक से ज्यादा उत्तर निकाल सकता है अपने अनुसार। ठीक है, और निष्कर्ष निकालना या अनुमान लगाना। ठीक है, इसमें क्या हो गया भाई, अमूर्त चिंतन, यानी जिन चीजों को वो नहीं देखा है उसके बारे में भी वो चिंतन कर सकता है, उसके बारे में भी वो परिकल्पना कर सकता है या हाइपोथेसिस कर सकता है। ठीक है, अपसारी चिंतन या तो हम कह दें कि तार्किक चिंतन। इसमें क्या करेगा बच्चा, तर्क कर सकता है कि भाई ये अच्छा है तो क्यों अच्छा है, ये गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, अपसारी चिंतन या तो हम कहें तार्किक, इसमें ही तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है बच्चे में। ठीक है, तार्किक चिंतन। और लास्ट क्या कहता है, निष्कर्ष निकालना या अनुमान लगाना। ठीक है, निष्कर्ष, बच्चा किसी भी चीज का निष्कर्ष निकाल सकता है, निष्कर्ष निकालना या अनुमान लगाना, यानी अनुमान का मतलब हाइपोथेसिस। ठीक है, अनुमान। तो ये थी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, और कितने से कितने उम्र के बच्चों में होता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है, ये चीजें आपने देखी। अगला सिर्फ 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी मैं नोट कर दे रही हूँ। जैसे पहला ये क्या कहते हैं, एक पॉइंट है इनका कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। ठीक, ये क्या कहते हैं, जैसे वाइगोत्स्की ने कहा था कि विचार बाद में, मैंने आपको रिलेट करके पिछले वीडियो में बताया था कि ब से वाइगोत्स्की, ब से विचार, ब से बाद में, यानी उन्होंने कहा भाषा पहले आती है, विचार बाद में। जबकि पियाजे जो साहब थे, जीन पियाजे जो थे, वो क्या कहते हैं कि नहीं,
बच्चे के अंदर विचार पहले आ जाता है, वो बच्चा पहले सोचने लगता है, उसके बाद क्या आता है, उसके अंदर भाषा का विकास होता है। जैसे बच्चा कह दिया कि, मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कह दिया कि तुम जानवर हो, ठीक है, तुम जानवर हो, तो जानवर असली वाला हो सकता है या किसी निर्दयी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, ये उस सामने वाले कहने वाले व्यक्ति के विचार पर निर्भर करता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। जैसे हमने कह दिया कि तुम जानवर हो, तो जानवर का मतलब एक हंसी मजाक में भी कह दिया कि तुम जानवर हो, ठीक है, तो कहा यह जा रहा है कि जानवर असली भी हो सकता है, ठीक है, और जानवर किसी निर्दयी व्यक्ति के भी बारे में कहा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है उसका विचार कैसा है, वो किस लिए ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। तो इस चीज का अर्थ जो है वो व्यक्ति के विचारों पर निर्भर करेगा। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो नोट कर दे रहे हैं यहाँ पे। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम जो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है बस उसी को नोट कर दे रही हूँ। आप ये चीजें तो समझ गए कि विचार और भाषा में क्या अंतर है। ठीक है, विचार का मतलब उसकी जो थॉट है, ठीक है, और भाषा यानी विचार पहले आएंगे और भाषा बाद में आएगी। ठीक है, ये कहते थे पियाजे। और पियाजे का कहना ये भी था कि जो बच्चा खुद से बात कर रहा है, मैं यहाँ पे अंतर करके लिख दे रही हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो में एक अच्छा सा नोट्स मिल जाए, एक अच्छी सी टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए, आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, एक तरफ लिखते हैं पियाजे, जीन पियाजे, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं वाइगोत्स्की को। ठीक है, लेओ वाइगोत्स्की और जीन पियाजे। अब देखिए, पियाजे क्या कहते हैं, विचार पहले आता है और भाषा बाद में। ठीक है, भाषा बाद में बच्चे के अंदर विकसित होती है। ठीक है, भाषा बाद में विकसित होती है। ये किसके संदर्भ में बात की जा रही है, बच्चे के लिए। ठीक है, छोटे बच्चे के बारे में। और वाइगोत्स्की साहब क्या कहते हैं, जस्टिस के उल्टा। हर चीज में उल्टे नहीं है, लेकिन दो चीजों को बड़ा ध्यान से आप समझिएगा। इनका पहला पॉइंट क्या कहता है, भाषा पहले विकसित होती है और विचार बाद में। भाषा पहले और विचार बाद में विकसित होता है, विचार बाद में आता है। ठीक है, किसी भी छोटे बच्चे में विचार बाद में आता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इनमें देखिए, पहले दूसरा पॉइंट, बच्चा जब स्वयं से बात करता है, बच्चा जब स्वयं से बात करता है और अपने कार्यों की योजना बनाता है, बच्चा जब स्वयं से बात करता है और अपने कार्यों की योजना बनाता है, अपने कार्यों की यानी प्लानिंग कर रहा है कि भाई हमको कल खेलना है, चाहे कल पढ़ने जाना है, ये चीजें खुद से गुनगुना रहा है या खुद से बड़बड़ा रहा है। ठीक है, योजना बनाता है, तो उसे पियाजे ने क्या कहा, अहम केंद्रित भाषा। यानी बच्चा खुद से बात कर रहा है तो वो क्या कहलाई, अहम केंद्रित भाषा। ठीक है, उसको पियाजे साहब ने क्या कहा कि बच्चा अहम केंद्रित भाषा का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, सेम यही चीज देखिए, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, बच्चा जब स्वयं से बात करते हुए अपने कार्यों की योजना बना रहा है, बच्चा जब
स्वयं से बात करते हुए स्वयं से बात करता है और अपने कार्यों की योजना बनाता है। ठीक है, स्वयं से, वही सेम लाइन, स्वयं से बात करता है और अपने कार्यों की योजना बनाता है। ठीक है, आप देखिए कि बच्चे खुद से बड़बड़ाते रहते हैं। ठीक है, अपने कार्यों की योजना बनाता है। अपने कार्यों की योजना बनाता है। ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या कहा, वाइगोत्स्की, व से वाइगोत्स्की, व से व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, यानी बच्चा खुद से बात कर रहा है तो उसकी खुद की व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा उसको, अहम केंद्रित वार्ता या अहम केंद्रित भाषा। इसको इन्होंने क्या कहा, अहम केंद्रित वार्ता। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों ही लाइन है, इसको आप बहुत ध्यान से देखे रहिएगा। विचार पहले, भाषा बाद में, भाषा पहले, विचार बाद में, यहाँ अहम केंद्रित वार्ता और यहाँ व्यक्तिगत वार्ता। ये थे पियाजे और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण, उनके सिद्धांत और वाइगोत्स्की और पियाजे में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।